क्या हो अगर मैं कहूँ कि दिन भर में 8 बड़े ग्लास पानी पीने के बावजूद भी हमारा शरीर अंदर से किसी सूखे पत्ते की तरह पूरी तरह डिहाइड्रेटेड हो सकता है? ये एक्चुअली बहुत बड़ा सच है जो लोग समझ नहीं पाते। है ना? और वो थकान जिसे हम हमेशा वर्क स्ट्रेस या काम का बोझ मानते रहते हैं, वो दरअसल हमारे बेजान सेल्स की प्यास हो। बिल्कुल। जब हम अपनी आम समस्याओं को ठीक करने की बात करते हैं तो हमारा दिमाग एक मैकेनिक की तरह सोचता है। राइट, जैसे इंजन में खराबी आई, पुर्जा बदला और बस गाड़ी ठीक। सही कहा। लेकिन इंसानी शरीर और उसकी थकान का मामला इतना बाइनरी नहीं होता। हम अक्सर इंसानी शरीर को एक ऐसी मशीन समझ लेते हैं जैसे बस ईंधन या पानी से भरना काफी है। हाँ, और थकान महसूस हुई तो लोग तुरंत स्ट्रॉन्ग कॉफी पीते हैं या एनर्जी ड्रिंक्स लेते हैं। या फिर लीटरों पानी गले से नीचे उतार लेते हैं। लेकिन थकान के इस धुंधले पानी में असली रास्ता ढूंढना सिर्फ लक्षणों को दबाने से नहीं होता, उसकी जड़ तक पहुंचने से होता है। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम इस धुंधले पानी को थोड़ा साफ करने वाले हैं। आज का हमारा विषय एक ऐसी किताब का चौथा हिस्सा है जो दावा करती है कि वो हमारी उस थकान को जड़ से खत्म कर सकती है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मान बैठे हैं। हाँ, और इस खास प्लान का नाम है द क्वेंच प्लान, यानी 5 दिन का हाइड्रेशन रीसेट। राइट। और ध्यान रहे, इस चर्चा का मकसद किसी जादुई गोली की तलाश नहीं है। हम उन छोटे छोटे तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे जो शरीर की बुनियादी कोशिकाओं को यानी सेल्स को दोबारा जिंदा करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात इस प्लान की ये है कि ये कोई सख्त मिलिट्री स्टाइल का बूट कैंप नहीं है। वाकई, क्योंकि अक्सर हेल्थ रीसेट का नाम सुनते ही दिमाग में सजा या भूखे रहना का ख्याल आता है। हाँ, बेहद कड़ी मेहनत। पर द क्वेंच प्लान एक बहुत ही नरम और आसान अप्रोच है। इसका मुख्य मकसद पानी को उस सतह पर ले जाना है जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, यानी सेल्स के अंदर। एग्जैक्टली, सेल्स के अंदर। तो जब हम सेल्स के लेवल पर हाइड्रेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में यही उठता है कि हमारी आम आदत में क्या खराबी है। आम आदत से आपका मतलब है? मतलब हम इंसानों ने तो यही सीखा है ना कि दिन में 4-5 लीटर साफ पानी पियो और थकान दूर। हम लोग अपने साथ बड़ी बड़ी पानी की बोतलें लेकर घूमते हैं। हाँ, वो बड़ी वाली जिम बॉटल्स। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि जैसे पानी का पाइप खोल दिया और शरीर ठीक हो जाएगा। तो सिर्फ ज्यादा वॉल्यूम में पानी पीना असरदार क्यों नहीं है? देखिए, ये आम धारणा दरअसल डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को, यानी पचने और सोखने के विज्ञान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। अच्छा। हाँ, यहाँ मकसद पानी से शरीर में बाढ़ लाना नहीं है। अच्छा। अगर हम एक के बाद एक सादे पानी के ग्लास पीते रहें तो शरीर का सिस्टम उस पानी को रिटेन नहीं कर पाता। वो सीधा फ्लश आउट हो जाता है। बिल्कुल, वो सीधा किडनी से होता हुआ शरीर से बाहर निकल जाता है। इससे सिर्फ बार बार बाथरूम जाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन ब्लड और सेल्स फिर भी प्यासे ही रहते हैं। मतलब ब्लड तक पानी पहुंचा ही नहीं। सही कहा। असली मकसद पानी के वॉल्यूम को बढ़ाना नहीं है, बल्कि उसकी एब्जॉर्प्शन स्ट्रैटेजी को ठीक करना है। तो अगर प्लेन वाटर या सादा पानी डायरेक्ट फ्लश आउट हो जाता है तो उसको सेल्स के अंदर रोकने के लिए इस 5 दिन के प्लान ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है? इसके प्रैक्टिकल स्टेप्स पर आने से पहले हमें उस विज्ञान को समझना होगा जो इस पूरे प्लान का आधार है। गई है ना? हाँ, 3 बुनियादी उसूल। अगर पहले उसूल की बात करें तो वो वही एब्जॉर्प्शन है जिसका जिक्र हमने अभी किया, कि पानी को शरीर में ठहरना चाहिए। ठीक है, और उसे ठहरने के लिए एक खास रूप में आना जरूरी है जो हमें दूसरे उसूल की तरफ ले जाता है, जो कि है वाटर फ्रॉम फूड, यानी खाने से पानी प्राप्त करना। बिल्कुल, खासतौर पर फलों और सब्जियों से मिलने वाला पानी। इसे विज्ञान की भाषा में स्ट्रक्चर्ड वाटर या H3O2 कहा जाता है। H3O2, ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, पर आसान भाषा में ये टैप वाटर या बॉटल वाले पानी से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इसमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स नेचुरली शामिल होते हैं। ये पानी एक तरह से जेल लाइक या गाढ़े फॉर्म में होता है। जेल लाइक, ओके। और तीसरा उसूल मूवमेंट यानी हरकत के बारे में है, जिसमें छोटे छोटे मूवमेंट्स के जरिए पानी को टिश्यूज के अंदर धकेलने की बात कही गई है। हाँ, माइक्रो मूवमेंट्स। इन तीनों उसूलों को एक साथ देखकर मेरे दिमाग में एक सूखी दरार पड़ी जमीन की तस्वीर आती है। अच्छा, वो कैसे? जैसे अगर एक ऐसी जमीन पर जहां महीनों से बारिश नहीं हुई हो, अचानक से एक बाल्टी पानी डाल दिया जाए तो पानी जमीन के अंदर नहीं जाता। हाँ, वो बस सतह पर से तेजी से बह जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर उसी मिट्टी की हल्की गुड़ाई की जाए, उसको थोड़ा लूसन अप किया जाए और उसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी छिड़का जाए,
तो वो पानी को पूरी तरह सोख लेती है। तो क्या इंसानी सेल्स भी डिहाइड्रेटेड होने पर इसी दरार पड़ी जमीन की तरह बर्ताव करते हैं? ये दरार पड़ी जमीन वाली एनालॉजी पूरी तरह से हमारी कोशिकाओं के आचरण को दर्शाती है। हाँ, वाकई मतलब सच में सेल्स कड़क हो जाते हैं? हाँ, जब सेल्स लंबे समय तक डिहाइड्रेटेड रहते हैं तो उनकी बाहरी परत एकदम कड़क हो जाती है। तो सादा पानी जब तेजी से उस परत से टकराता है तो वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। और यहीं पर स्ट्रक्चर्ड वाटर और वो माइक्रो मूवमेंट्स काम आते हैं। एकदम सही। फलों और सब्जियों में मौजूद वो जेल जैसा पानी उन सेल्स की परत पर ठहर जाता है, बह नहीं जाता, और उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स कोशिका के दरवाजे खोलने का सिग्नल देते हैं। और वो जो गुडाई करने वाली बात थी मिट्टी की, वो हमारे शरीर के माइक्रो मूवमेंट्स है। बिल्कुल। देखिए, हमारी मांसपेशियों के आसपास फाशिया नाम का एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाशिया? हाँ, जो एक जाले या वेब की तरह पूरे शरीर में फैला होता है। जब इंसान बिना हिले डुले घंटों बैठा रहता है लैपटॉप के आगे, तो ये फाशिया सूखकर आपस में चिपट जाता है। ओह, इसलिए हमें इतनी जकड़न महसूस होती है। सही पकड़ा। और माइक्रो मूवमेंट्स यानी छोटी हरकतें इस फैशिया को खोलती हैं। जब मांसपेशियां थोड़ी सी भी हरकत करती हैं तो ये फैशिया एक स्पंज की तरह दबता और फूलता है, जिससे पानी उन कड़क कोशिकाओं की तरफ खींचता है। हाँ, ये एक नेचुरल हाइड्रोलिक पंप की तरह काम करता है। वाह, इसका मतलब है कि सिर्फ पानी का होना काफी नहीं है। पानी को रास्ता दिखाने वाले एलिमेंट्स और उस रास्ते को खोलने वाली हरकत, इन दोनों की जरूरत है। एकदम सही समझी आप। अब जब इन बुनियादी उसूलों की साइंस हमें क्लियर हो गई है, तो इसको एक आम दिन की शुरुआत में कैसे लागू किया जाता है ये देखते हैं। क्योंकि रात भर की नींद के बाद जब सुबह होती है तो शरीर लगभग 8-9 घंटे से प्यासा होता है। हाँ, उस वक्त सेल्स सबसे ज्यादा सूखे होते हैं। तो इसलिए सुबह का वक्त सबसे नाजुक होता है ना? बिल्कुल। और इसीलिए क्वेंच प्लान का पहला प्रैक्टिकल स्टेप है द मॉर्निंग बेवरेज। द मॉर्निंग बेवरेज। उठते ही लगभग 8 से 16 आउंसेस यानी 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ओके। ये सिर्फ सादा पानी नहीं होना चाहिए। ओके। इसमें आधा नींबू निचोड़ना है और 1 चुटकी सी सॉल्ट यानी समुद्री नमक या हिमालयन सॉल्ट मिलाना जरूरी है। वेट, नमक, इस बात पर हमें थोड़ा ठहरना पड़ेगा। मुझे लगा ही था आप ये पूछेंगी। मतलब हमारे आसपास हमेशा यही जानकारी होती है कि नमक खाने से प्यास बढ़ती है और शरीर का पानी कम होता है। लोग तो ब्लड प्रेशर और डिहाइड्रेशन के डर से नमक से दूर भागते हैं। हाँ, ये एक बहुत आम डर है। तो ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास नहीं लग रहा कि हाइड्रेशन के रीसेट प्लान में सुबह सुबह नमक खाने की बात हो रही है? ये विज्ञान यहाँ किस ढंग से काम कर रहा है? देखिए, पहली नज़र में ये सच में धारणाओं के बिल्कुल खिलाफ लगता है, लेकिन हम यहाँ उस रिफाइंड सफ़ेद टेबल सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं जो पैकेट्स में मिलता है, जो आमतौर पर रसोई में होता है। हाँ, उस टेबल सॉल्ट में से सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं और वो वाकई सेल्स को डिहाइड्रेट करता है। लेकिन नेचुरल सी सॉल्ट या पिंक हिमालयन सॉल्ट अलग होते हैं। अच्छा, उनमें क्या अलग होता है? उनमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे ट्रेस मिनरल्स भारी मात्रा में होते हैं। जब इस नेचुरल नमक को नींबू के साथ पानी में मिलाया जाता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स दरअसल सेल्स में क्या करता है? इसे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से समझना होगा। सेल्स के अंदर और बाहर पानी का बैलेंस इन्हीं मिनरल्स के सहारे चलता है। ओके। इलेक्ट्रोलाइट्स एक तरह से छोटी छोटी इलेक्ट्रिकल चाबियां होती हैं। जब हम सिर्फ सादा पानी पीते हैं तो सेल्स के दरवाजे बंद रहते हैं, और जैसे दरार पड़ी जमीन। एग्जैक्टली। लेकिन जब उस पानी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं तो उनका इलेक्ट्रिकल चार्ज कोशिकाओं को सिग्नल भेजता है कि दरवाजे खोलो, पानी अंदर आने दो। वाओ। बिना इन ट्रेस मिनरल्स के पानी आसपास तो घूमेगा लेकिन सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगा। वो एक चुटकी नेचुरल नमक उस पानी के लिए एक जीपीएस का काम करता है जो बताता है कि जाना कहाँ है। ये बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। एक आम इंसान हमेशा वॉल्यूम पर फोकस करता है कि कितने ग्लास पिएं, जबकि असल खेल उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का है। बिल्कुल सही। और इस जीपीएस वाले पानी को पीने के तुरंत बाद बेड पर लेटते हुए ही एक ऐसी हरकत करनी है जिसे प्लान में चिन मीट्स चेस्ट कहा गया है। हाँ, ये बहुत जरूरी स्टेप है। अपनी थोड़ी को, चिन को अपनी छाती की तरफ दबाना है और बस 2 गहरी सांस लेनी है। लेकिन एक बात बताएं, सिर्फ गर्दन झुकाने से ऐसा क्या हो जाएगा जो पानी पूरे शरीर में चला जाए? देखने में ये एक मामूली सी स्ट्रेचिंग लग सकती है, लेकिन इसका असर सीधा हमारे नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका प्रणाली पर होता है। कैसे? हमारी रीढ़ की हड्डी और दिमाग के आसपास एक खास फ्लूइड होता है जिसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। जब कोई इंसान लेटे लेटे थोड़ी को छाती से लगाता है तो वो रीढ़ की हड्डी को कवर करने वाली झिल्लियों को खींचता है, जिसे ड्यूरल ट्यूब कहते हैं शायद। हाँ, ड्यूरल ट्यूब। ये खिंचाव
उस फ्लूइड के लिए एक मैकेनिकल पंप का काम करता है। तो ये पंप उस फ्लूइड को दिमाग की तरफ धकेलता है। सही पकड़ा। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग दिन भर की थकान और डेड सेल्स का एक कचरा इकट्ठा करता है। कचरा मतलब टॉक्सिन्स? बिल्कुल। ये सुबह की छोटी सी चिन टू चेस्ट हरकत उस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को तेजी से पुश करती है, जिससे दिमाग के आसपास जमा हुआ वो टॉक्सिन्स का कचरा साफ होकर ब्लड स्ट्रीम के जरिए बाहर निकलने लगता है। वाह, ये दिमाग को सुबह सुबह एक फ्रेश शावर देने जैसा है। एकदम। और इससे ब्रेन फॉग यानी दिमाग का भारीपन तुरंत गायब हो जाता है। दिमाग को फ्लश करना और सेल्स में पानी पहुंचाना, दिन की शुरुआत तो पूरी तरह से रीसेट हो गई। शुरुआत अच्छी हो गई, पर असली टेस्ट आगे है। हाँ, असली इम्तिहान तो दिन के बीच में होता है, दोपहर के 2 या 3 बजे के आसपास, जब सुबह का वो नमक वाला पानी और एनर्जी खत्म होने लगती है। हाँ, और एक अचानक से थकान महसूस होती है, जिसे अक्सर आफ्टरनून क्रैश कहा जाता है। दिमाग सुन पड़ने लगता है और हमारा फोकस खत्म हो जाता है। इस गिरते हुए एनर्जी लेवल को संभालने के लिए प्लान क्या पेश करता है? देखिए, उस दोपहर के क्रैश से बचने की तैयारी हमें सुबह ही करनी होती है। यहाँ आती है स्मार्ट स्मूदी। स्मार्ट स्मूदी प्लान के मुताबिक दिन में कम से कम एक बार और हो सके तो उठने के 2 घंटे के अंदर एक ग्रीन स्मूदी पीनी चाहिए। और इसका सीधा ताल्लुक इस बात से है कि डाइजेशन में कितनी एनर्जी खर्च होती है और हमें खाने से कितना पानी मिल पाता है। सॉस मटेरियल में यहाँ एक आंकड़ा दिया गया था जो सच में मुझे चौंकाने वाला लगा। कौन सा वाला? उसमें लिखा था कि जब इंसान आम तौर से खाना चबाता है तो उसे उस खाने का सिर्फ 35% यानी 35% न्यूट्रिशन और पानी ही मिलता है। लेकिन जब उसी खाने को ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर दिया जाता है तो 90% न्यूट्रिशन सीधा सेल्स तक पहुंचता है। हाँ, ये सुनने में बड़ा फर्क लगता है। मतलब 35 से सीधा 90%, ये कोई छोटा फर्क नहीं है। मुझे ये आंकड़ा थोड़ा हजम नहीं हो रहा कि सिर्फ ब्लेंडर इस्तेमाल करने से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ सकता है। इस बदलाव के पीछे प्लांट बायोलॉजी यानी पौधों का विज्ञान छुपा है। फलों और सब्जियों के अंदर का पानी और न्यूट्रिशन उनकी सेल वॉल्स के अंदर कैद होता है, कोशिका की दीवारों के अंदर। हाँ, और ये दीवारें सेल्यूलोज की बनी होती हैं जो बेहद मजबूत होती हैं। आप इन्हें एक मजबूत तिजोरी की तरह समझ लीजिए। ओके। जब कोई इंसान खाना चबाता है तो दांत चाहे कितना भी अच्छा काम करें, वो सारी सेल वॉल्स को नहीं तोड़ सकते। बहुत सारा हिस्सा बिना पूरी तरह तोड़े ही पेट में चला जाता है। और इसलिए पेट को उसे पचाने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही सबसे बड़ा फैक्टर है। शरीर को सेल्यूलोज को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी और अपना ही पानी खर्च करना पड़ता है। ओह, मतलब हाइड्रेशन मिलने के बजाय उल्टा पानी लग रहा है। के लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी पड़ती और 90% हिस्सा बिना किसी तकलीफ के सेल्स में चला जाता है। ये बहुत ही जबरदस्त तफसील है। मतलब तिजोरी को खोलने में दिमाग और एनर्जी खर्च करने से बेहतर है तिजोरी को ही तोड़ देना। बिल्कुल। और इस स्मूदी को दिन भर असरदार बनाए रखने के लिए एक और खास इंग्रेडिएंट जरूरी बताया गया है इस प्लान में, वो है चिया सीड्स। हाँ, चिया सीड्स। मुझे चिया सीड्स का काम करने का तरीका वाकई किसी मैजिक ट्रिक जैसा लगता है। अगर हम चिया सीड्स को एक नेचुरल टेक्नोलॉजी माने तो ये गलत नहीं होगा। इसे समझने के लिए चलिए एक एनालॉजी सोचते हैं, जैसे छोटे छोटे वाटर बलून्स यानी पानी के गुब्बारे। पानी के गुब्बारे, अच्छा। चिया सीड्स की खासियत यह है कि उनके आसपास एक सॉल्युबल फाइबर होता है जो अपने वजन से लगभग 10 गुना ज्यादा पानी सोख लेने की क्षमता रखता है। 10 गुना? हाँ, जब इन सीड्स को स्मूदी या पानी में डाला जाता है तो ये फूल जाते हैं और उनके चारों तरफ एक जेल बन जाता है। तो जब ये फूले हुए बीज हमारे पेट में जाते हैं तो ये अचानक से सारा पानी नहीं छोड़ते? यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। जब हम सादा पानी पीते हैं तो वो तेजी से आंतों से गुजर जाता है, लेकिन चिया सीड्स वाला जेल आंतों से बहुत धीरे धीरे गुजरता है। इंटेस्टाइन्स में धीरे धीरे जाता है। हाँ, जैसे जैसे ये डाइजेशन ट्रैक्ट में आगे बढ़ते हैं, ये छोटे छोटे वाटर बलून्स धीरे धीरे फूटते हैं। इसको स्लो रिलीज हाइड्रेशन कहते हैं। स्लो रिलीज हाइड्रेशन, ये टर्म सब कुछ क्लियर कर देता है। ये लगातार कई घंटों तक शरीर को पानी की थोड़ी थोड़ी खुराक देते रहते हैं। यानी दिन भर अंदर धीरे धीरे पानी की सप्लाई जारी रहती है। और यही नुस्खा दोपहर की थकान को रोकने के लिए एक आफ्टरनून डिलाइट नाम के ड्रिंक में इस्तेमाल हुआ है। हाँ, आफ्टरनून डिलाइट। दोपहर के वक्त एक 16 आउंस की बोतल में पानी, 1 चुटकी सी सॉल्ट, थोड़े से पिसे हुए चिया सीड्स और बस फ्लेवर के लिए अनार या ब्लूबेरी का फ्रूट जूस। और नियम यह है कि इसको गट-गट करके नहीं पीना है, बल्कि धीरे धीरे सिप करना है।
बिल्कुल, सिप करना ज़रूरी है। ये दोपहर वाले क्रैश से कैसे बचाता है? देखिए, जब 2 बजे का वक्त आता है, तो शरीर सुबह से इकट्ठा किए हुए पानी को पसीने में, सांस लेने और दिमागी काम में खर्च कर चुका होता है। हाँ, टंकी खाली होने लगती है। ब्लड का वॉल्यूम कम होने लगता है, जिससे दिमाग को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलने की रफ्तार धीमी हो जाती है। यही वो धुंधलापन है जो हम महसूस करते हैं। ये आफ्टरनून डिलाइट ड्रिंक अपने चिया सीड्स और नेचुरल शुगर्स के जरिए ब्लड वॉल्यूम को फिर से स्टेबलाइज करता है। और इसको धीरे-धीरे सिप करने का क्या लॉजिक है? सिप करने से शरीर इस पानी को बिना फ्लश आउट किए धीरे धीरे ब्लड स्ट्रीम में एक्सेप्ट कर लेता है। तो दिन भर का काम तो मुकम्मल हो गया। मॉर्निंग में सेल्स खुल गए, आफ्टरनून में उन्हें कांस्टेंट सप्लाई मिल गई चिया सीड से। हाँ, दिन की हाइड्रेशन सॉर्ट हो गई। लेकिन शाम और रात का वक्त अलग होता है। ये रिकवरी और अगले दिन की तैयारी का हिस्सा होता है। इसलिए इस 5 दिन के प्लान में रात के लिए और खाने के तरीकों पर खास ध्यान दिया गया है। बिल्कुल। सबसे पहला नियम जो ध्यान खींचेगा वो हर आम खाने से जुड़ा है, जिसे प्री मील वाटर कहा गया है। हाँ। हर मुख्य खाने से ठीक पहले लगभग 6 से 8 आउंसेस यानी एक छोटा ग्लास पानी पीने की सिफारिश की गई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण पेट की लाइनिंग और स्टमक एसिड्स को तैयार करना है। पेट को खाना पचाने के लिए एक लिक्विड एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अगर खाने से पहले शरीर खुद डिहाइड्रेटेड है तो पेट खाना पचाने के लिए आसपास के टिश्यू से पानी खींचेगा और टिश्यू सूख जाएंगे, जो फिर से थकान पैदा करेगा। सही कहा, ये एक साइकिल बन जाता है। और स्नैक्स का मुद्दा भी यहाँ उठता है। आमतौर पर लोग दोपहर या शाम को ड्राई और नमकीन चिप्स, क्रैकर्स या बिस्किट्स खा लेते हैं, पर इस प्लान ने इन ड्राई स्नैक्स को हटाकर खीरा, मूली या ताज़े फलों को हाइड्रेटिंग स्नैक्स के रूप में आगे रखा है। इसके पीछे का सिद्धांत बहुत साफ है, हाइड्रेट वर्सेस डिहाइड्रेट। अच्छा। चिप्स या बेक्ड स्नैक्स आग पर पके होते हैं, उनका पूरा पानी जल चुका होता है। जब कोई इंसान इन ड्राई चीज़ों को खाता है तो शरीर को उन्हें तोड़ने और पचाने के लिए अपना मेहनत से इकट्ठा किया हुआ पानी लगाना पड़ता है। यानी वो स्नैक शरीर को एनर्जी देने के बजाय उसे और थका देता है। एकदम। वही खीरा या मूली नेचुरली स्ट्रक्चर्ड वाटर से भरे होते हैं। वो शरीर के वाटर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ नहीं। लेकिन देखिए, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां रोज ताज़ी सब्जियां खाना हमेशा मुमकिन नहीं होता। हाँ, लाइफ में क्रेविंग्स तो होती ही हैं। बिल्कुल, कभी पिज्ज़ा, कभी नमकीन फ्राइज सामने आ ही जाते हैं। इस क्वेंच प्लान की मुझे ये बात सबसे बेहतर लगी कि ये गिल्टी महसूस नहीं करवाता। हाँ, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। इसमें भरपाई करने का यानी बैलेंस करने का बहुत आसान नियम है। अगर कोई ड्राई या हेवीली प्रोसेस्ड चीज़ खाई है तो उसके असर को कम करने के लिए अगले मील में या साथ में बस थोड़ा ज्यादा प्लांट वाटर शामिल कर लें। जैसे पिज्जा खा रहे हैं तो उसके साथ टमाटर और क्यूकुम्बर का एक लंबा सैलेड ले लिया जाए। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। मुझे नहीं लगता लोग इससे घबराएंगे। बिल्कुल, ये परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि फिजिक्स के बैलेंस के बारे में है। अगर शरीर से पानी खर्च हो रहा है तो उसी वक्त उसकी भरपाई किसी नेचुरली हाइड्रेटिंग चीज से कर दी जाए। सही है। और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए रात का आखिरी नियम बनाया गया है, द बेड टाइम बेवरेज। सोने से ठीक पहले एक खास चाय।
बिल्कुल, कभी पिज्जा, कभी नमकीन फ्राइज सामने आ ही जाते हैं। इस क्वेंच प्लान की मुझे ये बात सबसे बेहतर लगी कि ये गिल्टी महसूस नहीं करवाता। हाँ, ये इसकी सबसे अच्छी बात है। इसमें भरपाई करने का यानी बैलेंस करने का बहुत आसान नियम है। अगर कोई ड्राई या हेविली प्रोसेस चीज खाई है तो उसके असर को कम करने के लिए अगले मील में या साथ में बस थोड़ा ज्यादा प्लांट वाटर शामिल कर लें। जैसे पिज़्ज़ा खा रहे हैं तो उसके साथ टमाटर और क्यूकम्बर का एक लंबा सैलेड ले लिया जाए। हाँ, ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है। मुझे नहीं लगता लोग इससे घबराएंगे। बिल्कुल, ये परफेक्शन के बारे में नहीं है बल्कि फिजिक्स के बैलेंस के बारे में है। अगर शरीर से पानी खर्च हो रहा है तो उसी वक्त उसकी भरपाई किसी नेचुरली हाइड्रेटिंग चीज से कर दी जाए। सही है। और इसी बैलेंस को बनाए रखने के लिए रात का आखिरी नियम बनाया गया है, द बेड टाइम बेवरेज। सोने से ठीक पहले एक खास चाय। हाँ, इस बेड टाइम बेवरेज पर थोड़ा ध्यान देते हैं। सोने से पहले कैमोमाइल या लिक्रिश यानी मुलेठी की चाय पीने की सिफारिश की गई है। हाँ, कैमोमाइल या लिक्रिश। लेकिन जो बात मुझे सबसे अजीब लगी वो है इसकी मात्रा। प्लान में साफ लिखा है कि सिर्फ आधा कप, लगभग 4 आउंस चाय पीनी है। सिर्फ आधा कप? हाँ। आमतौर पर हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स तो पूरे ग्लास भर के होते हैं ना, यहाँ सिर्फ आधा कप क्यों? इतने कम पानी से हाइड्रेशन कैसे होगी? यहाँ मकसद हाइड्रेशन नहीं बल्कि डिटॉक्सिफिकेशन और सूजन यानी ब्लोटिंग को कम करना है। अच्छा, डिटॉक्स के लिए। अगर रात को सोने से पहले ज्यादा पानी पिया जाए तो नींद में खलल पड़ेगा और बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा। और देखिए, अच्छी और गहरी नींद के बिना रिकवरी असंभव है। और इसलिए मात्रा इंटेंशनली कम रखी गई है। बिल्कुल। कैमोमाइल और लिकोरिश में ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पेट और आंतों की सूजन को कम करती हैं। रात में जब इंसान सोता है तो लिवर दिन भर की गंदगी को साफ करने का सबसे बड़ा काम करता है। तो ये चाय उसमें मदद करती है। हाँ, ये हर्बल चाय लिवर के उस डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करती है। तो वो आधा कप चाय असल में एक दवाई या कैटलिस्ट का काम कर रही है। और बिस्तर पर जाने से ठीक पहले एक आखिरी काम और करना होता है इस प्लान में। द फाइनल स्ट्रेच। राइट, पूरी बॉडी को एक बार अच्छे से स्ट्रेच करना। दिन भर बैठने से जो फैशिया और मसल्स टाइट हो जाते हैं उन्हें खोलना, ताकि रात भर जब दिमाग सफाई कर रहा हो तो फ्लूइड्स के बहने में पूरे शरीर में कोई रुकावट ना आए। अगर हम इस 5 दिन के प्लान के इन पूरे प्रैक्टिकल नियमों को एक साथ जोड़कर देखें तो निष्कर्ष बहुत ही रोचक निकलता है। क्या निष्कर्ष? द क्वेंच प्लान इस बारे में नहीं है कि आप शरीर को एक बाल्टी समझकर पानी से भर दें। ये टाइमिंग, मेथड और उन छोटे छोटे सिग्नल्स का इस्तेमाल करना सिखाता है जो सेल्स तक पानी पहुंचाते हैं। सही। सुबह नेचुरल नमक और नींबू का चार्ज, चिन टू चेस्ट मूवमेंट से दिमाग की सफाई, ब्लेंडर से तोड़ी गई सेल वॉल से भरी स्मूदी, चिया सीड्स का स्लो रिलीज मैजिक और रात को सूजन कम करने वाली चाय। पूरा एक साइकिल है ये। जब इन सभी फैक्टर्स को 5 दिन तक लगातार किया जाता है तो उसका असर चमत्कारी होता है। स्किन ग्लो करने लगती है, डाइजेशन ठीक होता है और दोपहर की वो एनर्जी गिरने वाली प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाती है। ये सब जानकर पानी पीने को लेकर एक पूरा नजरिया ही बदल जाता है मेरा। विज्ञान कितना गहरा और आसान दोनों हो सकता है, ये उसकी एक मिसाल है। हाँ, बिल्कुल। वैसे यहाँ रुकने से पहले एक जरूरी बात, ये सिर्फ एक आम रूटीन की चर्चा थी जो हमने अभी की, लेकिन इंसानों की ज़रूरतें उम्र और काम के हिसाब से बदलती हैं। हाँ, हर बॉडी अलग होती है। इन्हीं किताबों में आगे चल के इस बात पर भी चर्चा है कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों या प्रोफेशनल एथलीट्स के शरीर को पानी किस तरह और कितना चाहिए होता है। वहाँ के नुस्खे इस रूटीन से काफ़ी अलग हैं। वो खुद में एक पूरी तरह से अलग और उतनी ही रोचक फिजियोलॉजी की दुनिया है, जहाँ फिजिकल एक्सर्शन के हिसाब से हाइड्रेशन के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं, जिन पर हम आगे किसी और वक्त गहरी चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन आज की चर्चा को समेटने से पहले उस शुरुआती इंजन और मैकेनिक वाली बात पर ध्यान देते हैं। हाँ, जो हमने शुरू में बात की थी। अनिल, हमारे शरीर के सूखे ठके हुए सेल्स सिर्फ पानी में एक चुटकी नेचुरल नमक मिलाने से या सुबह बिस्तर पर गर्दन को थोड़ा सा झुकाने से या दांतों की जगह ब्लेंडर का इस्तेमाल करने पर इतना जबरदस्त और पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं, तो हमें इस तेज रफ्तार जिंदगी के बारे में सोचना होगा। वाकई हम बहुत कुछ मिस कर देते हैं। हम दिन भर की भागदौड़ में और कितने ऐसे छोटे छोटे पर महत्वपूर्ण बायोलॉजिकल सिग्नल्स को अनदेखा कर रहे हैं। ये गहरा सवाल है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आम इंसान की भयंकर थकान, स्ट्रेस और चिड़चिड़ापन किसी बहुत बड़े काम के बोझ का नतीजा नहीं है, बल्कि उन बेहद छोटी छोटी ज़रूरतों को लगातार नज़रअंदाज करने का असर है, जिन्हें हमारा शरीर रोज़ हमसे बिना शोर मचाए मांगता है। शायद थकान कोई बीमारी नहीं है, बल्कि शरीर की भाषा है जो कह रही है कि उसके बुनियादी हिस्सों को थोड़े से पानी, थोड़ी हरकत और सही समय की ज़रूरत है। सोचिए इस बारे में। इस वक्त स्क्रीन पर बिताया जाने वाला हर एक पल, मतलब लिटरली हर पल, चुपचाप दिमाग का पानी सोख रहा है। सुनने में अजीब लगता है ना? बहुत अजीब। लेकिन आज के हमारे जो स्रोत हैं वो इसी चौंकाने वाले सच से पर्दा उठाते हैं। दिन भर में लोग जो अनगिनत घंटे अपने मोबाइल फोन पर स्क्रॉल करते हुए बिताते हैं, वो सिर्फ आंखों को नहीं थका रहा, बल्कि दिमाग को अंदर से सुखा रहा है। बिल्कुल, और यही हमारी आज की इस गहरी चर्चा का मिशन भी है। हाँ, हमें यही समझना है कि हाइड्रेशन को लेकर हमारी जो एक आम समझ है ना, वो कितनी अधूरी है। साधारण पानी पीना ही काफी क्यों नहीं है? सही कहा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग तक, या कह लें कि एक एथलीट से लेकर हवाई सफ़र करने वाले यात्री तक, हर किसी के शरीर की ज़रूरत अलग होती है। एकदम सही। और हमारे सामने आज जो स्रोत हैं वे एक बहुत ही शानदार किताब के 5वें हिस्से का पूरा निचोड़ है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि जो सही तरह के पानी की बात हो रही है वो विज्ञान के नज़रिए से बहुत ही सटीक है। अक्सर लोगों को क्या लगता है कि बस प्यास लगे तो ग्लास भर पानी घटक लेना ही हाइड्रेशन है। हाँ, मुझे भी यही लगता था। लेकिन ऐसा है नहीं। स्रोत एक पूरी तरह से नई दुनिया खोलते हैं, प्लांट वाटर और जेल वाटर की दुनिया। प्लांट वाटर और जेल वाटर, राइट? हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इंसान किस उम्र में है, वो दिन भर कर क्या रहा है और इसका पर्यावरण कैसा है। बात सिर्फ पानी को शरीर में डालने की नहीं है, बल्कि उसे कोशिकाओं के अंदर तक पहुंचाने और वहां रोक कर रखने की है। तो इसी धागे को पकड़ते हैं, जो बात हमने शुरुआत में मोबाइल फोन वाली कही, अगर वो सच है तो इसका सबसे बड़ा असर तो बच्चों पर पड़ रहा होगा ना, जो आजकल हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन से चिपके रहते हैं। बिल्कुल पड़ रहा है। मतलब शारीरिक रूप से कोई बच्चा अपनी जगह से हिल भी नहीं रहा है, पसीना भी नहीं बहा रहा है, फिर भी उसका दिमाग डिहाइड्रेट कैसे हो सकता है? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही दिलचस्प है। जब भी कोई इंसान स्क्रीन पर कुछ देखता है, मान लीजिए कोई वीडियो गेम चल रहा है, हाँ, जहां हर सेकंड रंग और आकार बदल रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो दिमाग को सारी जानकारी को तुरंत प्रोसेस करना पड़ता है। इस प्रोसेसिंग के लिए दिमाग के न्यूरॉन्स लगातार बिजली के सिग्नल्स भेजते हैं। अच्छा, तो इसमें पानी कहाँ से आ गया? मैं बताती हूँ। हर एक नए विचार या स्क्रीन पर हो रहे हर एक बदलाव पर प्रतिक्रिया देने के लिए दिमाग को नए न्यूरोकेमिकल्स बनाने पड़ते हैं। और ये न्यूरोकेमिकल बनाने की जो पूरी फैक्ट्री है ना, वो पानी पर चलती है। अरे वाह, मतलब सच में एक फैक्ट्री की तरह। हाँ, ये निर्माण प्रक्रिया शरीर का बहुत सारा हाइड्रेशन सोख लेती है। तो स्क्रीन टाइम जितना ज्यादा होगा, इस दिमागी मैराथन के लिए उतना ही ज्यादा पानी खर्च होगा। लेकिन अगर सिर्फ सादा पानी पीने से ये कमी पूरी नहीं हो सकती, तो फिर उपाय क्या है? क्या इसीलिए स्रोत में प्लांट वाटर का जिक्र किया गया है? ठीक कहा आपने। पानी केवल खून में बहने वाला तरल नहीं है, उसे कोशिकाओं के अंदर जाना होता है। इसी बात को साबित करने के लिए स्रोत एक हाइड्रेशन पायलट प्रोजेक्ट का ब्यौरा देता है, जो स्कूलों में किया गया था। हाँ, स्कूलों में। वहाँ शोधकर्ताओं ने बच्चों को सिर्फ पानी पीने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्हें एक खास शेड्यूल के तहत हाइड्रेट किया। और इसके नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। क्या हुआ नतीजों में? बच्चों का चिड़चिड़ापन कम हो गया, वे क्लास में ज्यादा ध्यान लगा पा रहे थे, और यहाँ तक कि उनके टेस्ट स्कोर में भी भारी उछाल आया। ये तो समझ आता है, लेकिन यहाँ स्मार्ट स्नैक्स का जो एंगल है वो मुझे बड़ा दिलचस्प लगा। स्कूलों में जब बच्चों को भूख लगती है तो आमतौर पर उन्हें क्या मिलता है? वो इस सूखे क्रैकर्स, बिस्किट या ब्रेडसेल। हाँ, लेकिन स्रोत कहता है कि इसकी जगह खीरा, सेब या स्ट्रॉबेरी देनी चाहिए। अगर हम इस पे गौर करें तो बच्चों को सूखे क्रैकर्स देना तो बिल्कुल बिना पानी की सूखी लकड़ी जलाने जैसा हुआ। बहुत बढ़िया एनालॉजी है ना? वो एकदम से जलकर ऊर्जा तो दे देगी, लेकिन शरीर को अंदर से और ज्यादा रूखा बना देगी। जबकि खीरे या सेब का स्नैक उनके दिमाग के लिए किसी स्लो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब धीमी सिंचाई प्रणाली की तरह काम करेगा। धीमी सिंचाई वाला ये नजरिया बिल्कुल सटीक है। जब कोई खीरा या सेब खाता है तो वो सिर्फ सादा पानी नहीं निकल रहा है, तो और क्या निकल रहा है? वो पानी पौधों की कोशिकाओं के अंदर बंद होता है, प्लांट सेल्स में, जो फाइबर से घिरा होता है। शरीर के पाचन तंत्र को उस फाइबर को तोड़ने
और पानी को बाहर निकालने में थोड़ा समय लगता है। अच्छा, तो ये एकदम से फ्लश नहीं होता? बिल्कुल नहीं। इसका नतीजा ये होता है कि शरीर में पानी की बाढ़ आने के बजाय घंटों तक धीरे धीरे और लगातार हाइड्रेशन मिलता रहता है। यही स्लो रिलीज मैकेनिज्म है। समझ गया। न्यूरोकेमिकल्स बनाने में जो पानी तेजी से खर्च हो रहा है, ये प्लांट वाटर उसकी लगातार भरपाई करता रहता है। एग्जैक्टली। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि बिना हिले डुले भी दिमाग का पानी कैसे सूख सकता है। लेकिन जब इंसान सच में पसीना बहाता है, जैसे कोई एथलीट या जिम जाने वाला व्यक्ति, हाँ, जो भारी कसरत करते हैं, तो क्या वहां भी सिर्फ ये धीमी सिंचाई वाला प्लांट वाटर काम आता है या शरीर को कुछ और चाहिए? क्योंकि लोग तो जिम जाते ही सबसे पहले किसी सुपरमार्केट से वो लाल या नीले रंग का स्पोर्ट्स ड्रिंक खरीद लेते हैं। और यहीं पर वैज्ञानिक बहुत बड़ी चेतावनी देता है। चीनी और कृत्रिम रंगों से भरी ये कमर्शियल स्पोर्ट्स ड्रिंक्स असल में हाइड्रेशन की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं। एक मिनट, धीमा कर सकते हैं? पर वो तो बने ही हाइड्रेशन के लिए। मार्केटिंग वैसी है, पर असल में होता ये है कि जब पसीना बहता है तो इंसान सिर्फ पानी नहीं बल्कि सोडियम और पोटेशियम जैसे जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स भी खोता है। अब अगर कोई ऐसा ड्रिंक पीता है जिसमें बहुत ज्यादा चीनी है, जो कि ज्यादातर स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में होती है, बिल्कुल, तो शरीर को उस चीनी को पचाने के लिए अपनी ही कोशिकाओं से पानी बाहर खींचना पड़ता है। एक मिनट, मतलब हाइड्रेट होने के लिए पिए गए ड्रिंक से शरीर उल्टा डिहाइड्रेट हो सकता है? आज से हो सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स से ज्यादा चीनी हो। इसीलिए स्रोत में एक DIY स्पोर्ट्स ड्रिंक की बात की गई है। मतलब आप इसे खुद घर पर बना सकते हैं। हाँ, वो रेसिपी मैंने पढ़ी थी। हाँ। कुछ 8 से 12 आउंस सादा या नारियल पानी लेना है। हाँ, उसमें 1 चुटकी समुद्री नमक, थोड़ा सा नींबू और सिर्फ 1 चम्मच शहद या मेपल सिरप मिला लें। लेकिन लोग हमेशा चमकीले रंग वाले स्पोर्ट्स ड्रिंक्स ये सोचकर खरीदते हैं कि प्रयोगशालाओं में बने ये फॉर्मूले सबसे बेहतरीन होंगे। क्या ये साधारण सी घरेलू ड्रिंक सच में एक एथलीट के शरीर पर असर कर पाएगी? इसके असरदार होने का राज ऑस्मोटिक दबाव में छिपा है, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे ऐसे समझते हैं कि कोशिकाओं का एक स्पंज की तरह मान लें। ठीक है, एक स्पंज। सही संतुलन नहीं है तो स्पंज पानी को सोखेगा नहीं। इस DIY ड्रिंक का समुद्री नमक वो सोडियम देता है जो पसीने से निकल गया। और नींबू? नींबू से पोटेशियम और विटामिन C मिलता है जो ऊतकों की मरम्मत करता है। और वो 1 चम्मच शहद? मुझे लगा वो सिर्फ टेस्ट के लिए है। अरे नहीं, वो सिर्फ मीठेपन के लिए बिल्कुल नहीं है। वो धीरे धीरे पचने वाला कार्बोहाइड्रेट है जो बिना इंसुलिन को एकदम से बढ़ाए पानी को सीधे कोशिकाओं के अंदर धकेलता है। ये प्रकृति का अपना ऑस्मोटिक फॉर्मूला है। ये तो बहुत ही तार्किक है। लेकिन इस हिस्से में जो सबसे बड़ा गेम चेंजर मुझे लगा वो ताराहुमारा जनजाति का उदाहरण है। ओहो, वो बहुत ही अद्भुत उदाहरण है। हाँ, ये लोग मेक्सिको की घाटियों में रहते हैं और 100 मील की दौड़ बिना थके पूरी कर लेते हैं। स्रोत बताता है कि इनकी लंबी दौड़ का राज चिया सीड्स हैं। तो क्या यही वो जेल वाटर है? हाँ, चिया सीड्स इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब चिया सीड्स को पानी में भिगोरा जाता है तो वे अपने वजन से कई गुना पानी सोख लेते हैं। हाँ, वो थोड़े जेली जैसे हो जाते हैं। बिल्कुल। बीजों के चारों ओर एक गाढ़ा चिपचिपा जेल बन जाता है। जब इंसान इस जेल वाटर को पीता है तो ये सिर्फ प्यास नहीं बुझाता, ये शरीर की बनावट को अंदर से सहारा देता है। सहारा कैसे? स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि ये हाइड्रेशन हड्डियों और दिमाग को कुशनिंग यानी एक नरम तकिए जैसा असर देता है। लेकिन चिया सीड्स का पानी पीने से कोई कंकशन या दिमागी चोट से कैसे बच सकता है? ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, इसके लिए हमें शरीर के अंदरूनी ढांचे को देखना होगा। इंसान का दिमाग खोपड़ी के अंदर सीधे हड्डी से नहीं टकराता, वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम के एक तरल पदार्थ में तैरता रहता है। हाँ, एक फ्लूइड कुशन होता है। इसके अलावा हमारी मांसपेशियों और अंगों को एक साथ बांधकर रखने वाली एक जाले जैसी परत होती है जिसे फैशिया कहते हैं। फैशिया? इसे आप संतरे के छिलके के ठीक नीचे वाले सफेद रेशों की तरह समझ सकते हैं। जब शरीर जेल वाटर से पूरी तरह हाइड्रेटेड होता है तो ये फैशिया और वो तरल पदार्थ दोनों मोटे और लचीले हो जाते हैं। ओहो, मतलब वो एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर बन जाते हैं। बिल्कुल। भारी झटके लगने पर भी ये प्राकृतिक कुशनिंग दिमाग को खोपड़ी की दीवारों से टकराने से रोक लेती है। ये सच में एक नई और कमाल की जानकारी है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही व्यावहारिक नियम है, स्रोत में वजन तौलने का नियम। हाँ, ये एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है। कसरत से पहले अपना वजन तौलें और फिर कसरत के बाद। अगर वजन कम हुआ है
तो इंसान ने फैट नहीं जलाया है, उसने अपने शरीर का वो जीवन रक्षक पानी खो दिया है। सही कहा। उसे तुरंत सही इलेक्ट्रोलाइट्स और प्लांट वाटर से भरना जरूरी है। एकदम सही। पसीने में जो वजन निकलता है उसे सिर्फ सादे पानी से भरने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वो कोशिकाओं को फुला तो देगा पर अंदर से पोषण नहीं देगा। तो ये बात हो गई उन लोगों की जो पसीना बहाकर पानी खोते हैं। अब जीवन के उस पड़ाव की बात करते हैं जहां इंसान पसीना बहाए बिना ही पानी स्टोर करने की क्षमता खोने लगता है, यानी बुढ़ापा। हाँ, उम्र बढ़ने के साथ डिहाइड्रेशन का खतरा स्रोत के मुताबिक एक डबल वैमी यानी दोहरी मार बन जाता है। ऐसा क्यों है कि बुढ़ापे में पानी शरीर में टिकता ही नहीं? इस दोहरी मार का पहला कारण इंसान के दिमाग में छिपा है। हमारे दिमाग के हाइपोथैलेमस हिस्से में एक सेंसर होता है जो हमें प्यास का एहसास कराता है। अच्छा, जो बताता है कि पानी पीना है? हाँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है नसों के सिग्नल्स कमजोर पड़ने लगते हैं और ये सेंसर सुस्त हो जाता है। इसका मतलब ये है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति का शरीर अंदर से सूख रहा हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग उसे पानी पीने का कोई सिग्नल ही नहीं देगा। मतलब उन्हें प्यास महसूस ही नहीं होती? बिल्कुल नहीं होती। ये तो सच में बहुत खतरनाक है। और इसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण इंसान के शरीर की पानी की टंकी से जुड़ा है। हम सोचते हैं कि पानी खून या पेट में है, लेकिन इंसान के शरीर का ज्यादातर पानी उसकी मांसपेशियों में स्टोर होता है। मसल्स में? हाँ, और उम्र बढ़ने के साथ प्राकृतिक रूप से मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसे सार्कोपेनिया कहा जाता है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ जैसे घर की पानी की टंकी समय के साथ छोटी हो गई हो और उसमें पानी का लेवल बताने वाला जो सेंसर था वो भी पूरी तरह से खराब हो गया हो। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। अब अगर टंकी भी छोटी है और जरूरत का पता भी नहीं चल रहा है तो पानी की कमी होना तो लाजमी है। ऐसे में उपाय क्या है? क्या उन्हें बार बार पानी याद दिलाकर पिलाना चाहिए? यहाँ स्रोत में जीना ब्राया द्वारा निकाला गया एक बहुत ही साधारण लेकिन वैज्ञानिक उपाय बताया गया है, जिसे 2 स्ट्रॉ ट्रिक यानी 2 स्ट्रॉ का नुस्खा कहते हैं। उन्होंने अपनी बुजुर्ग माँ के लिए ये तरीका अपनाया था। इसमें करना क्या होता है? बस 2 स्ट्रॉ को आपस में टेप से जोड़ दिया जाता है। 2 स्ट्रॉ जोड़ने से क्या फर्क पड़ जाएगा? इसका फर्क शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर पड़ता है। अक्सर बुजुर्गों को पानी निगलने में तकलीफ होती है या बार बार ग्लास उठाने की ताकत नहीं होती। हाँ, ये तो एक आम समस्या है। जब कोई व्यक्ति 2 स्ट्रॉ का एक साथ इस्तेमाल करता है तो उसे एक घूंट खींचने के लिए होठों और फेफड़ों से उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है जितनी एक स्ट्रॉ में लगती है। अच्छा। लेकिन वैक्यूम और सक्शन के भौतिक नियमों के कारण मुंह में जाने वाले पानी की मात्रा ठीक दोगुनी हो जाती है। अरे वाह, ये उस खराब हो चुके सेंसर को बाईपास करने का एक बेहतरीन जुगाड़ है। बिल्कुल, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के शरीर में हाइड्रेशन दोगुना हो जाता है। कमाल का तरीका है। चलिए अब उम्र और शरीर की बनावट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पर्यावरण की, जो कि बहुत जरूरी फैक्टर है। अगर हम किसी भी इंसान को हवाई जहाज जैसे एक चरम वातावरण में रख दें, मतलब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में, तो शरीर के पानी का क्या होता है? स्रोत कहता है कि हवाई जहाज के अंदर की हवा सहारा रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखी होती है। हाँ, ये फैक्ट बहुत लोगों को चौंका देता है। लेकिन हवाई जहाज तो बादलों के बीच उड़ता है ना, वहां इतनी खुश्की कैसे आ जाती है? इसका सीधा सा कारण भौतिकी है, फिजिक्स। हवाई जहाज 30,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। उस ऊंचाई पर बाहर का तापमान -40 या 50 डिग्री होता है। बाप रे, इतना ठंडा! हाँ, और उस जमा देने वाली हवा में नमी का नामो निशान नहीं होता, वो पूरी तरह सूखी होती है। जब हवाई जहाज का इंजन उस सूखी हवा को अंदर खींचता है और यात्रियों के लिए उसे गर्म करता है, तो उसमें जरा भी नमी नहीं बचती। तो केबिन के अंदर की हवा कैसी होती है? केबिन के अंदर नमी का स्तर 20% से भी नीचे चला जाता है, जबकि इंसान को आराम से सांस लेने के लिए 30 से 60% नमी चाहिए होती है। मतलब इंसान उस उड़ते हुए डिब्बे के अंदर हर सांस के साथ सूख रहा है। हाँ, लिटरली हर बार जब कोई सांस छोड़ता है तो वो फेफड़ों से पानी बाहर निकाल रहा होता है, और जो सांस अंदर लेता है वो बिल्कुल सूखी होती है। त्वचा, आंखें, सब कुछ तेजी से पानी खो रहे होते हैं। इसी रेगिस्तान से बचने के लिए स्रोत एक फ्लाइट रूल देता है। हर 1 घंटे की यात्रा के लिए कम से कम 8 हॉर्न्स यानी करीब 1 गिलास पानी पीना चाहिए, और उसमें 1 चुटकी नमक मिलाना चाहिए, सादा पानी नहीं। वो चुटकी भर नमक इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इतनी सूखी हवा में सिर्फ सादा पानी पिया जाए तो वो कोशिकाओं में रुकेगा नहीं,
तो कहाँ जाएगा? वो सीधा किडनी से होता हुआ बाहर निकल जाएगा। आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। नमक के मिनरल्स उस पानी को शरीर के ऊतकों में रोक कर रखने का काम करते हैं। मतलब बाइंड करके रखते हैं। यहाँ स्रोत एक और समस्या का जिक्र करता है, फ्लाइट के बाद पैरों में सूजन, जिसे पोस्ट फ्लाइट एडीमा कहते हैं। स्रोत के अनुसार यह सूजन डिहाइड्रेशन की वजह से होती है। हाँ, और ये बहुत आम है। मेरी एक मिनट, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। सूजन का मतलब तो शरीर में अतिरिक्त पानी का जमा होना होता है ना? ये शरीर का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, यानी खुद को बचाने का तरीका। जब हवाई जहाज की सूखी हवा शरीर से तेजी से पानी खींचने लगती है, तो दिमाग को लगता है कि वो किसी सूखे रेगिस्तान में फंस गया है। तो दिमाग पैनिक होकर जाता है? बिल्कुल। वो घबराकर किडनी को सिग्नल भेजता है कि पानी को बाहर मत निकालो, जो कुछ भी बचा है उसे पकड़ कर रखो। अच्छा। अब शरीर पानी रोक तो लेता है, लेकिन क्योंकि यात्री घंटों तक सीट पर बैठा रहता है, तो गुरुत्वाकर्षण उस सारे बचे हुए पानी को नीचे पैरों की तरफ खींच लेता है। और क्योंकि हम बैठे हैं, तो हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों का जो पंपिंग एक्शन होता है, जो हर कदम के साथ खून और पानी को वापस दिल की तरफ ऊपर धकेलता है, वो भी पूरी तरह बंद रहता है। बिल्कुल। इसलिए स्रोत में बहुत सख्ती से कहा गया है कि हवाई सफर के दौरान हर घंटे उठकर थोड़ा चलना चाहिए, या कम से कम अपनी सीट पर बैठे बैठे माइक्रो मूवमेंट्स करने चाहिए। माइक्रो मूवमेंट्स मतलब क्या करना है? जैसे पंजों को ऊपर नीचे करना, पिंडलियों को सिकोड़ना और छोड़ना। ये छोटी छोटी हरकतें उस मसल पंप को चालू रखती हैं और तरल पदार्थों को पैरों में जमा होने से रोकती हैं। तो अगर हम इन सभी स्रोतों और इस पूरी चर्चा को एक साथ जोड़ें, तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि साधारण पानी सिर्फ एक शुरुआत है। बिल्कुल। चाहे बात उस बच्चे की हो जो स्क्रीन से चिपका है, उस एथलीट की हो जो लंबी दौड़ लगा रहा है, उस बुजुर्ग की हो जिनकी मांसपेशियों की पानी की टंकी छोटी हो गई है, या उस यात्री की हो जो 30,000 फीट पर सफर कर रहा है। हाइड्रेशन एक बहुत ही लक्षित विज्ञान है। हाँ, टारगेटेड साइंस है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स, प्लांट वाटर की धीमी सिंचाई और चिया सीड्स जैसे जेल वाटर का कुशनिंग इफेक्ट, ये सब शरीर को सिर्फ जिंदा नहीं रखते, बल्कि उसे झटकों और बीमारियों से बचाते हैं। हाँ, ये इस बात को समझने के बारे में है कि हमारा शरीर पर्यावरण और हमारी जीवन शैली पर कैसे प्रतिक्रिया देता है। सही हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ प्यास बुझाना नहीं है, बल्कि शरीर की एक एक कोशिका को वो वातावरण देना है जिसमें वो सबसे बेहतर काम कर सके। इस पूरी जानकारी ने यकीनन हाइड्रेशन को देखने का मेरा तो नजरिया बदल दिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पर हम सबको गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? आज हमने देखा कि कैसे फल, सब्जियां और बीज हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन प्लांट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जरिया हैं। लेकिन जलवायु परिवर्तन और खेती के आधुनिक तरीकों की वजह से हमारी मिट्टी तेजी से अपने जरूरी मिनरल्स खो रही है। ये तो एक कड़वी सच्चाई है। तो सोचिए, अगर भविष्य में मिट्टी के अंदर ही वो पोषक तत्व नहीं बचेंगे जो पानी को कोशिकाओं तक पहुंचाते हैं, तो क्या आने वाले दशकों में ये जीवन रक्षक प्लांट वाटर भी अपनी ताकत खो देगा? ये बहुत डरावना विचार है ना? अगर हमारी फसलें ही डिहाइड्रेटेड पैदा होने लगी, तो इंसान अपनी कोशिकाओं की प्यास कैसे बुझाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की एक बहुत ही गंभीर तस्वीर पेश करता है। और शायद यही हमारी अगली बड़ी चुनौती भी है। क्या हो अगर ये मान लिया जाए कि बुढ़ापा हम समय का गुजरना नहीं है? मतलब क्या हो अगर चेहरे की झुर्रियां, दिमागी धुंधलापन और जोड़ों का दर्द किसी टिक टिक करती घड़ी का नतीजा है ही नहीं, बिल्कुल, बल्कि ये सिर्फ शरीर के अंदर से सूखने की प्रक्रिया हो? मतलब एक ताजा रसीले अंगूर कोई देख लीजिए। हाँ, वो सिकुड़ जाता है। सही कहा। वो समय के साथ किशमिश में नहीं बदलता, वो बस अपना पानी खोने की वजह से सिकुड़ कर किशमिश बनता है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम क्वेंच किताब के आखिरी हिस्से पार्ट 6 और उससे जुड़े रिसर्च को डिकोड कर रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार रिसर्च है। एकदम। और हमारा मिशन ये समझना है कि असल में हाइड्रेशन हमारी उम्र को कैसे मात दे सकता है। देखिए, ये नजरिया वाकई विज्ञान की दुनिया में एक बड़ा बदलाव है। जब हम मॉलिक्यूलर स्तर पर देखते हैं, यानी अणुओं की दुनिया में। हाँ बिल्कुल। तो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया असल में कोशिकाओं के सूखने और सिकुड़ने की ही कहानी नजर आती है। और मजे की बात यह है कि इसका इलाज सिर्फ दिन भर सादा पानी पीते रहना नहीं है। हाँ।
हाँ, अगर इंसान का शरीर अंदर से सही तरीके से नम रहे तो वो खुद को लंबे समय तक जवान रख सकता है। ठीक है, तो इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जब उम्र का असर दिखने की बात आती है तो लोगों की नज़र सबसे पहले चेहरे की झुर्रियों पर ही जाती है। एकदम सही बात है। इंसान महंगे सीरम और एंटी एजिंग क्रीम पर लाखों खर्च कर देता है, लेकिन अगर बुढ़ापा असल में सूखना है, तो क्या ये बाहरी क्रीम वाकई कुछ असर कर रही हैं? कुछ हद तक रोक सकती हैं। बस उतना ही? हाँ, क्योंकि असल जवानी अंदरूनी हाइड्रेशन से आती है। त्वचा कोई निर्जीव पर्दा नहीं है, ये शरीर का एक बहुत ही सक्रिय अंग है जो लगातार दो तरफा काम कर रहा है। दो तरफा काम? मेरा मतलब है, अंदर का पानी जब कोशिकाओं को भरता है तो वे अपने आप तन जाती हैं। झुर्रियां तो सिर्फ खाली सूखी कोशिकाओं का सिकुड़ना है। ओहो। जब कोशिकाएं पानी से भरी होती हैं तो त्वचा बाहर से एकदम कसी हुई नजर आती है, प्लम्प हो जाती है। तो क्या हम महंगी क्रीम लगाकर सिर्फ एक सूखे अंगूर को यानी किशमिश को बाहर से चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। जबकि उसे वापस अंगूर बनने के लिए असल में अंदर से पानी चाहिए? 100% सच। और आपने जो दो तरफा काम वाली बात पूछी थी, त्वचा सिर्फ शरीर की रक्षा नहीं कर रही बल्कि अंदर से कुछ बाहर भी निकाल रही है। ओह, पसीना? एकदम सही। पसीना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आम धारणा ये है कि पसीने का काम सिर्फ शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है। हाँ, लोग यही सोचते हैं, गर्मी लगी तो पसीना आ गया। पर ये एक बहुत शक्तिशाली डिटॉक्स तंत्र है। पसीना लेड और मर्क्यूरी जैसे भारी धातुओं को शरीर से बाहर फेंकता है। एक सेकंड, रुको। लेड और मर्क्यूरी पसीने के जरिए बाहर निकलते हैं? बिल्कुल। आधुनिक जीवन शैली में ये विषैले तत्व हमारे खान पान और प्रदूषण के जरिए शरीर में जमा हो ही जाते हैं और त्वचा इन्हें बाहर निकालने का सबसे बड़ा रास्ता है। बाप रे। तो अगर पसीना इतना सारा रासायनिक कचरा और धातुएं बाहर निकाल रहा है तो जब जिम के बाद लोग पसीने को शरीर पर ही सूखने देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती है, तो क्या वो सारा कचरा वापस शरीर के अंदर चला जाता है? हाँ, ये एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। पसीना आने के तुरंत बाद नहाना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि त्वचा में चीजों को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। अगर पसीना त्वचा पर ही सूख जाए तो शरीर उस निकाले गए कचरे और भारी धातुओं को वापस अंदर सोख सकता है। उफ। ये उसी तरह है जैसे घर की सफाई करके कचरा बाहर दरवाजे पर रखा और फिर उसे उठाकर वापस ड्राइंग रूम में सजा दिया। बिल्कुल, बिल्कुल वही बात है। ये सोचने में ही अजीब लगता है। आगे से वर्कआउट के बाद सीधा शॉवर लेना पक्का है। बहुत जरूरी है। लेकिन अब यहाँ मामला सच में दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं है। डॉक्टर जेराल्ड पोलैक की रिसर्च एक ऐसा दावा करती है जो सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ, जेल वाटर वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, कि सूरज की रोशनी असल में हमारे अंदर के पानी को बदल देती है। ये कैसे संभव है? देखिए, यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान की दुनिया में इसे एक बड़ी खोज माना जाता है। डॉक्टर पोलैक ने अपनी रिसर्च में साबित किया है कि पानी सिर्फ तरल अवस्था में नहीं रहता। लिक्विड के अलावा भी कुछ होता है? हाँ, इसकी एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे जेल वाटर या H3O2 कहते हैं। H3O2। हाँ, जब इंफ्रारेड लाइट यानी सूरज की रोशनी शरीर के अंदर मौजूद पानी पर पड़ती है तो वो उस पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को बदल देती है। मतलब ढांचा ही बदल जाता है? बिल्कुल, पानी के अणु एक जेल जैसी संरचना बना लेते हैं। ये बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। क्या इसका कोई ठोस उदाहरण है? मतलब इसे कैसे समझें? इसे एक बैटरी की तरह समझा जा सकता है। मानव शरीर भी एक तरह की बैटरी है जो धूप और पानी से चार्ज होती है। अच्छा, सोलर बैटरी की तरह। हाँ, जब कोई व्यक्ति धूप में जाता है तो त्वचा उस रोशनी को सोखती है। वह रोशनी पानी को चार्ज करके जेल जैसी अवस्था में ले आती है। यह जेल वाटर कोशिकाओं के अंदर एक नेगेटिव चार्ज पैदा करता है जो ऊर्जा का स्रोत बनता है। और सबसे बड़ी बात, यह पानी कोशिकाओं से आसानी से बाहर नहीं रिसता। तो वो ज्यादा देर तक ऊर्जावान रखते हैं? एकदम सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम इंसान भी किसी पौधे की तरह प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस जैसी किसी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं? दिलचस्प तुलना है। मतलब पौधे धूप से ऊर्जा बनाते हैं, तो क्या मानव शरीर भी रोशनी को सीधे ऊर्जा में बदल रहा है? तकनीकी रूप से हम इसे फोटोसिंथेसिस तो नहीं कह सकते, क्योंकि इंसान रोशनी से कार्बोहाइड्रेट नहीं बना रहे हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन ऊर्जा पैदा करने के नजरिए से देखें
तो ये काफी हद तक वैसा ही है, शरीर रोशनी का इस्तेमाल करके अंदर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चार्ज पैदा कर रहा है। वाह। इसीलिए रोज 10-15 मिनट की धूप इंसान के हाइड्रेशन और ऊर्जा के स्तर को बहुत ऊंचे ले जाती है। ये सिर्फ विटामिन डी बनाने के लिए नहीं है। अच्छा, तो ये शरीर के पानी को बेहतर बनाने के लिए भी है? बिल्कुल, उसे एक ज्यादा इस्तेमाल करने लायक रूप में बदलने के लिए। तो जो पानी हम पी रहे हैं उसे धूप में चार्ज करना भी उतना ही जरूरी है? चलिए, दिन का तो समझ आ गया, लेकिन रात का क्या? रात का हाइड्रेशन तो और भी अहम है। हाँ, क्योंकि जब सूरज नहीं होता और इंसान सो रहा होता है, तब यह हाइड्रेशन दिमाग के लिए क्या करता है? मैंने पढ़ा था कि नींद के दौरान दिमाग एक बहुत ही अजीब सी सफाई प्रक्रिया से गुजरता है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो रात की नींद कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है। मतलब दिमाग शांत नहीं होता? बिल्कुल नहीं। दिमाग में ग्लिम्फेटिक सिस्टम नाम का एक पूरा वेस्ट मैनेजमेंट नेटवर्क है जो रात में सक्रिय होता है। ग्लिम्फेटिक सिस्टम? हाँ, दिन भर दिमाग इतनी मेहनत करता है कि मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कुछ हानिकारक प्रोटीन जैसे एमिलॉइड बीटा वहां जमा हो जाते हैं। एमिलॉइड बीटा? हाँ, और ये वही प्रोटीन है जो बाद में अल्जाइमर्स जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकते हैं। तो क्या रात में दिमाग खुद को अंदर से धोता है? बिल्कुल वही करता है। सोते समय दिमाग की कोशिकाएं असल में थोड़ा सिकुड़ जाती हैं। सिकुड़ जाती हैं? हाँ, और इससे उनकी बीच की जगह बढ़ जाती है। फिर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बहाव करीब 60% तक तेज हो जाता है। 60%? हाँ, ये फ्लूइड एक तेज नदी की तरह बहकर उन सभी गंदे प्रोटीन्स को बहा ले जाता है और दिमाग को साफ कर देता है। और जाहिर है कि नदी में बहाव तभी होगा जब पानी होगा। एकदम सही पकड़े। मतलब अगर शरीर डिहाइड्रेटेड है तो ये सफाई रुक जाएगी? बिल्कुल, फ्लूइड का बहाव धीमा पड़ जाएगा और वो सारा कचरा वहीं फंसा रह जाएगा। और नींद के दौरान डिहाइड्रेशन का एक और बहुत ही आम लेकिन चौंकाने वाला लक्षण है। क्या? खर्राटे। खर्राटे? एक सेकंड, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। मतलब आज तक लोग खर्राटों के लिए तरह तरह की महंगी स्लीप एपनिया मशीनें और स्पेशल तकिए खरीदते हैं। हाँ? क्या असल समस्या सिर्फ गले के सूखने की है? देखिए, ये बहुत सीधा सा विज्ञान है। जब इंसान सोता है और शरीर में पानी की कमी होती है तो गले और नाक की नली के ऊतक यानी टिश्यू सूख जाते हैं। अच्छा। सूखने पर वे अपना लचीलापन खो देते हैं और ढीले पड़कर आपस में चिपकने लगते हैं। तो जब हम सांस लेते हैं तो ऐसे सूखे गले से जब हवा खींची जाती है तो वे तेजी से फड़फड़ाते हैं। उसी से खर्राटों की तेज आवाज आती है। ओह माय गॉड। अगर वो हिस्सा पूरी तरह से हाइड्रेटेड हो तो वहां नमी रहेगी, रास्ते खुले रहेंगे और हवा बिना आवाज किए आसानी से गुजरेगी। ये तो मतलब लाखों लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकता है। बस थोड़ा बेहतर हाइड्रेशन और खर्राटे गायब। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि पानी पी लिया, धूप भी ले ली, लेकिन वो पानी गले तक, दिमाग तक या त्वचा की हर एक कोशिका तक पहुंचता कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ खून के बहाव से होता है? सिर्फ खून से नहीं, हाइड्रेशन का सबसे बड़ा रहस्य डिस्ट्रीब्यूशन यानी पानी को सही जगह पहुंचाने में है। और इसके लिए शरीर में फाशिया नाम का एक जालीदार ढांचा होता है। फाशिया? हाँ, फाशिया हर मांसपेशी, हर अंग और त्वचा के ठीक नीचे फैला हुआ एक नेटवर्क है। अच्छा। ये फाइबर ऑप्टिक केबल की तरह पूरे शरीर में मौजूद है और इसका मुख्य काम पानी और सूचनाओं को शरीर के हर कोने तक पहुंचाना है। तो अगर फाशिया एक जाली की तरह है तो क्या ये किसी स्पंज की तरह काम करता है? स्पंज की तरह मतलब? जैसे मान लीजिए एक सूखा स्पंज है, अगर उसे पानी के कटोरे में बस ऐसे ही छोड़ दें तो वो शायद सिर्फ अपनी निचली सतह पर थोड़ा पानी सोखेगा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर उसे दबाकर, निचोड़कर पानी में छोड़ें तो वो हर एक छेद में पानी भर लेता है। तो क्या फेशिया भी इसी तरह पानी खींचता है? ये स्पंज वाला उदाहरण इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे सटीक है। सच में? हाँ, फेशिया अपने आप पानी नहीं खींच सकता, उसे उसी तरह निचोड़ने की जरूरत होती है। और ये निचोड़ना शारीरिक हरकत, खिंचाव या मसाज से होता है। मूवमेंट से? बिल्कुल। जब शरीर हिलता डुलता है या मसाज की जाती है तो फेशिया सक्रिय होकर पानी को गहराई तक धकेलता है। इसलिए शायद ड्राई ब्रशिंग जैसी चीजें काम करती हैं। बिल्कुल करती हैं। मतलब नहाने से पहले एक प्राकृतिक सूखे ब्रश से त्वचा को हल्के हाथों से रगड़ना, मैंने सुना ये लोग बहुत करते हैं आजकल। हाँ,
ड्राई ब्रशिंग सिर्फ मृत कोशिकाओं को नहीं हटाती, बल्कि त्वचा के ठीक नीचे मौजूद लिम्फ सिस्टम और फेशिया को जगा देती है। अच्छा, और चेहरे के लिए भी जो हल्का थपथपाने वाली मसाज होती है, फेस टैपिंग, क्या उसका भी यही सिद्धांत है? 100%। चेहरे पर हल्का थपथपाना रक्त संचार बढ़ाता है और फेशिया को सक्रिय करता है। इसके नतीजे में कोलेजन बनता है। वही प्रोटीन जो त्वचा को जमा रखता है। हाँ, किसी भी महंगी मशीन से ज्यादा असरदार हमारे खुद के हाथ। और ये बुनियादी विज्ञान है। ये सब सुनने में बहुत तार्किक लगता है, लेकिन हम असल जिंदगी में इसका असर कितना तेज होता है? बहुत तेज होता है। क्योंकि किताब में कुछ सक्सेस स्टोरीज भी थी ना, जैसे एलिजाबेथ नाम की एक फ्लाइट अटेंडेंट का मामला सामने आता है। अब हवाई जहाज की कैबिन की हवा तो वैसे ही बहुत सूखी और रिसाइकिल की हुई होती है। हाँ, वो एक क्लासिक केस है। विमान में लगातार 30,000 फीट की ऊंचाई पर रहने की वजह से उनके शरीर से बहुत तेजी से नमी छिन रही थी। तो उन्हें क्या दिक्कतें हो रही थी? उन्हें हमेशा थकान रहती थी, दिमागी धुंधलापन या ब्रेन फॉग की शिकायत थी, जहाँ कुछ भी स्पष्ट सोचना मुश्किल हो जाता है। हाँ, वो तो डिहाइड्रेशन में होता ही है। और चेहरे की चमक भी पूरी तरह जा चुकी थी। लेकिन सही हाइड्रेशन और हरकत के नियम अपनाने के सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर, सिर्फ 3 हफ्ते? हाँ, उनकी थकान पूरी तरह गायब हो गई और त्वचा वापस जीवंत हो गई। कमाल है। और एक और दिलचस्प मामला है लिसा का, जिन्हें स्पॉटग्रेन सिंड्रोम नाम की बीमारी थी। हाँ, लिसा का केस तो मेडिकल नजरिए से भी बहुत अहम है। इसमें तो इंसान का अपना इम्यून सिस्टम ही शरीर की नमी बनाने वाली ग्रंथियों पर हमला कर देता है ना। इंसान की आंखें और मुंह हमेशा सूखे रहते हैं। स्पॉटग्रेन सिंड्रोम बहुत ही तकलीफदेह स्थिति है और सच कहूं तो दवाइयां भी इसमें पूरी तरह राहत नहीं दे पाती। लेकिन लिसा के मामले में सिर्फ पानी पीने पर जोर नहीं दिया गया। तो फिर क्या किया गया? उन्होंने अपनी डाइट में स्मूदीज और खूब सारे हेल्दी फैट्स, विशेष रूप से घी को शामिल किया। रुको, घी? क्या घी खाने से इंसान हाइड्रेट होता है? ये बात तो बिल्कुल उल्टी लगती है। सुनने में अजीब है ना? मतलब हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी है। वसा या फैट का पानी से क्या लेना देना? यहीं पर सेल्यूलर विज्ञान की गहराई समझ आती है। देखिए, शरीर की हर कोशिका के बाहर एक सुरक्षा परत होती है जो लिपिड यानी वसा से बनी होती है। अच्छा, फैट की लेयर। हाँ, घी जैसे हेल्दी फैट्स उस बाहरी दीवार को मजबूत बनाते हैं, उसे एक तरह से वाटरप्रूफ सील दे देते हैं। ओके, तो पानी बाहर नहीं आता? बिल्कुल। अगर कोशिका की दीवार मजबूत होगी तो जो पानी अंदर गया है वो आसानी से बाहर रिसकर बर्बाद नहीं होगा। वाह। घी ने लिसा की कोशिकाओं के अंदर नमी को रोके रखने का काम किया। इससे उनकी सूखी त्वचा चमकने लगी और दवाइयों की जरूरत बहुत कम हो गई। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? क्या हमें पानी पीने के पुराने तरीके को भूल जाना चाहिए? काफी हद तक हाँ। क्योंकि जो क्वेंच प्लांट के नियम निकल कर आते हैं वे हमारे पुराने विचारों को पूरी तरह पलट देते हैं। बिल्कुल। जैसे सबसे पहला नियम यह है कि प्यास लगने का इंतजार न करें। हाँ, अगर प्यास का एहसास हो रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि शरीर पहले ही डिहाइड्रेट हो चुका है और अब दिमाग एक आपातकालीन अलार्म बजा रहा है। मतलब डैमेज हो चुका है। हाँ, प्यास लगने से पहले ही शरीर को नमी देते रहना चाहिए। और दूसरा और बहुत अहम नियम है, पानी को खाना शुरू करें। पानी को खाना, ये तो हम सुनने में ही अजीब है। पानी को कैसे खाएं? सादा पानी बहुत जल्दी शरीर से बाहर निकल जाता है, लेकिन खीरा, सेब या तरबूज जैसे फलों और सब्जियों में जो पानी होता है वो वही जेल वाटर होता है, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी। एकदम सही। ये विटामिन्स और फाइबर के साथ जुड़ा होता है, इसलिए ये धीरे धीरे शरीर में घुलता है और लंबे समय तक कोशिकाओं में नमी बनाए रखता है। अच्छा, ये एक ग्लास सादे पानी की तरह सीधा यूरिन के रास्ते बाहर नहीं निकल जाता। समझ गया। और तीसरा नियम तो वही है जो हमने फेशिया के बारे में समझा कि हरकत में बरकत है। मतलब हर घंटे अपनी कुर्सी से उठें, थोड़ा खिंचाव करें ताकि वो फेशिया नेटवर्क उस पानी को हर कोशिका तक पहुंचा सके। जी हाँ। लेकिन जो चौथा नियम है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। सुबह के पानी में एक चुटकी मिनरल सॉल्ट यानी सेंधा नमक मिलाना। हाँ, लोग अक्सर नमक को ब्लड प्रेशर और सेहत का दुश्मन मानते हैं। यहाँ नमक खाने की सलाह क्यों दी जा रही है? क्योंकि शुद्ध पानी में कोई इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते हैं। जब हम उसमें असली समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाते हैं जिसमें प्राकृतिक मिनरल्स होते हैं, तो पानी चार्ज हो जाता है। हाँ, पानी इलेक्ट्रोलाइट से भर जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइट्स ही वो चुंबक हैं जो पानी को कोशिकाओं के अंदर खींचते हैं और वहां बनाए रखते हैं। बिना इसके क्या होगा? बिना इसके पानी शरीर से वैसे ही गुजर जाएगा जैसे किसी खाली पाइप से। तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें
तो इंसान का शरीर मॉलिक्यूल्स के हिसाब से 99% पानी ही है। बिल्कुल। और अक्सर लोगों की थकान, बेवजह का दर्द या चिड़चिड़ापन किसी बड़ी बीमारी का नहीं, बल्कि कोशिकाओं के सूखने की चीख होती है। सही कहा। ताज़े फल खाना, थोड़ी धूप लेना, सुबह के पानी में एक चुटकी नमक मिलाना और शरीर को चलाते रहना ही असली एंटी एजिंग है। हाँ, और यही सबसे आसान तरीका भी है। मतलब बुढ़ापे को मात देने का रहस्य किसी लैब में नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से गीला रखने में है। ये सब कुछ शरीर के मॉलिक्यूलर विज्ञान से जुड़ा है। अगर बुनियादी नमी सही रहे तो शरीर अपनी मरम्मत खुद करने में अविश्वसनीय रूप से सक्षम है। कमाल की बात है। लेकिन इस सब के बीच एक विचार मेरे दिमाग में अटका हुआ है, जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या? हमने देखा कि धूप और नमी कोशिकाओं के लिए कितनी जरूरी है और सूखी हवा कितना नुकसान कर सकती है। अब जरा सोचिए हमारी आज की जिंदगी के बारे में। लोग 24 घंटे एयर कंडीशनर वाली हवा में रहते हैं, घर में, कार में और फिर ऑफिस में। हाँ, ये तो आज की सच्चाई है। एसी कमरे को ठंडा तो करता है, लेकिन वो हवा की सारी नमी को सोख लेता है। तो क्या हम अपनी इन आधुनिक सुख सुविधाओं में रहकर बिना एहसास किए अपने शरीर, त्वचा और फेफड़ों को अंदर ही अंदर सुखा रहे हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब क्या हम खुद ही उस ताजे अंगूर को एसी की ठंडी सूखी हवा में रखकर तेजी से एक सिकड़ी हुई किशमिश में बदल रहे हैं? क्या हम अनजाने में अपने ही बुढ़ापे की रफ्तार को बढ़ा रहे हैं? वाकई ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली बार एसी का तापमान कम करते समय जरूर विचार होना चाहिए। इस गहरे विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का शुक्रिया। हाइड्रेटेड रहें, अंदर से रसीले रहें और सोचते रहें।